इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीजोफ्रेनिया के बारे में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सीजोफ्रेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता रहता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ये किसी इंसान के सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, किसी चीज़ को फील करने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, उसके इमोशन और उसको बिहेवियर को डिस्टर्ब कर देता है। वो इंसान सही से उन चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? सीजोफ्रेनिया इज साइकोटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन, वॉल्यूशन एंड फैकल्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस। मतलब एक इंसान क्लियर कॉन्शियसनेस में, अपने पूरे होशो हवास में, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान बेहोश है, वो इंसान अपने पूरे होश में है, लेकिन फिर भी वो सोच समझ नहीं पा रहा है, उसके इमोशन प्रॉपरली नहीं है, वो किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम नहीं है, और जो भी उसको नेचुरल एबिलिटी है किसी काम को करने की, वो भी नहीं कर पा रहा है। मतलब जो काम वो पहले कर लेता था वो काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सिजोफ्रेनिया का एक कंडीशन होता है जिसके वजह से इंसान सोशल विड्रॉल हो जाता है, मतलब सोसाइटी से अलग हो जाता है। या तो सोसाइटी उसे अलग कर देगी या खुद ही सोसाइटी से अलग हो जाता है। तो ये होता है सिजोफ्रेनिया। अब हम इसके बारे में इसका एटियोलॉजी देखेंगे। नो वन नोज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का पूरा एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता है, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम मानते हैं कि हाँ, इनकी वजह से हम सिजोफ्रेनिया के कंडीशन को देखते हैं। जैसे कि कुछ थियरीज दी गई हैं। बायोलॉजिकल थियरी है, साइकोडायनामिक थियरी है, वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल है, और सोशल फैक्टर्स है। तो इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजिकल थियरी जो होता है, इसके अंदर आते हैं थियरी, जेनेटिक थियरी। पहला होता है जेनेटिक थियरी। तो जेनेटिक थियरी में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर देखा गया है जो भी इंसान अपने क्लोज ब्लड रिलेटिव से शादी करता है, जैसे कोई अपने कजिन सिस्टर से कर लिया या फिर काफ़ी क्लोज ब्लड रिलेटिव से शादी कर लिया, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उनके अंदर ये सिजोफ्रेनिया की कंडीशन आनी रहती है। इसके अलावा होता है ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस। ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस में कुछ हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस हो जाते हैं। जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर इसके लिए वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन का लेवल बढ़ जाने से सिजोफ्रेनिया की कंडीशन अराइज होती है। और इसके अलावा डोपामाइन के अलावा नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन और गाबा, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं सिजोफ्रेनिया के कंडीशन में। इसके अलावा कुछ न्यूरो रेगुलेटर होते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और इंडोर्फिन। इनके अंदर भी कुछ मतलब गड़बड़ी होती है, कुछ दिक्कत होती है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर इसकी कंडीशन आती है। अगला होता है थर्ड, न्यूरो स्ट्रक्चरल थियरी। न्यूरो स्ट्रक्चरल थियरी नाम से ही पता चलता है कि हाँ, हमारे कुछ न्यूरॉन्स में, हमारे कुछ ब्रेन में दिक्कत है। तो न्यूरो स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, ब्रेन का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, मतलब ब्रेन छोटा हो जाता है नॉर्मल से। कभी कभी क्या होता है, जो गाइरस और सल्काई, जो ब्रेन के ऊपर जो लेयर्स होती हैं, गड्ढा और ऊंचा होता है, उसको कहते हैं गाइरस और सल्कस। तो कभी कभी क्या होते हैं, उनके अंदर भी कुछ कमी होती है, तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया का कंडीशन अराइज होता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फैमिली में इसके पहले किसी भी जनरेशन में, उसके प्रीवियस जनरेशन में ऐसी कुछ कंडीशन देखने को मिलती है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि आने वाली जनरेशन में भी देखने को मिलती है फैमिली थियरी। इसके अलावा हम बात करेंगे, अब आता है साइकोडायनेमिक थियरी। साइकोडायनेमिक थियरी में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है डेवलपमेंटल थियरी और दूसरा होता है फैमिली थियरी। डेवलपमेंटल थियरी में क्या होता है, एक बच्चा होता है, फिर एक इंसान जब छोटे से बड़ा होता है तो उस टाइम पर हर स्टेज में उसके अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे इन्फेंट स्टेज में जो बेबी होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं ओरल स्टेज के अंदर। तो उस टाइम पर अगर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो पाया बेबी का, या फिर प्रोजेक्शन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं डेवलप हो पाया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बेबी किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाता है।
वो रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं जानेगा, प्रोजेक्शन नहीं जानेगा, या फिर कोई भी ऐसी जो डिफेंस मैकेनिज्म होंगी उनको नहीं जानेगा, तो बेबी कोप अप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है आने वाले टाइम पर वो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा लेता है और सिजोफ्रेनिया का कंडीशन उसके अंदर अराइज होता है। इसके बाद आता है फैमिली थियोरी। फैमिली थियोरी में क्या होता है, पहले तो मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप अगर सही नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बेबी के अंदर सिजोफ्रेनिया का कंडीशन अराइज होने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी क्या होता है डिस्फंक्शनल फैमिली सिस्टम होने की वजह से कभी कभी फैमिली के अंदर हार्मोनी नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी बेबी के अंदर या फिर उस इंसान के अंदर सिजोफ्रेनिया का कंडीशन डेवलप हो सकता है। कभी कभी क्या होता है डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन, मतलब पेरेंट कन्वे टू और मोर कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकॉम्पेटिबल मैसेज एट द सेम टाइम। मतलब होता है कि एक बेबी को उसकी मम्मा कुछ और उसको करने के लिए कह रही हैं और उसके पापा कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में बेबी को डबल मैसेज मिल रहा है और वो उसको कन्फ्यूज है कि कौन सा काम करे। तो ये ऐसा जनरली ऐसा होता है जब घर में शांति नहीं रहती है, तो फिर ऐसे कंडीशन में भी बेबी के अंदर सिजोफ्रेनिया का कंडीशन लेटर स्टेज में होने के चांसेस रहते हैं। फिर आता है वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल। ये बायोलॉजिकल थियरी और साइकोडायनेमिक थियरी का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कोई इंसान दोनों थियरी की वजह से अगर किसी को होता है उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल। फिर आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या होता है हाई सोशल मोबिलिटी, मतलब जहाँ पर हाई सोशल मोबिलिटी है, मतलब जहाँ से लोग ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं या फिर वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं या फिर मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस है वहाँ पे जो सोसाइटी है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ऐसे जगहों के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस रहती है। इसके अलावा लो सोशल क्लास के लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनको अपने जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। इन सब सारी चीज़ों की वजह से, हमेशा स्ट्रेस लेने की वजह से उनके अंदर होने के चांसेस होते हैं। तो ये है एटियोलॉजी। इन सारी चीज़ों की वजह से एक पर्सन के अंदर सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी मतलब कि इस कैसे होता है ये इसका पैथोलॉजी। तो इसमें क्या होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर सोशल फैक्टर या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये जो भी सारे हमने एटियोलॉजी पढ़ा है ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी कॉज करते हैं। मतलब कि हमारे ब्रेन में कुछ एबनॉर्मेलिटी कॉज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रेन में डिसफंक्शन होने को देखने को मिलता है और इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल्स, जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो पाते हैं जैसे होना चाहिए, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को वजह से सिजोफ्रेनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अब आता है सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। इसमें आता है सबसे पहले कॉग्निटिव, मतलब हमारी जो थिंकिंग में क्या डिस्टर्बेंस होती है। तो सबसे पहले आता है इलॉजिकल थिंकिंग, मतलब वो लॉजिकली नहीं सोचेगा। फिर आता है इम्पेयर्ड जजमेंट, मतलब वो किसी भी चीज़ को सही से जज नहीं कर पाएगा। इम्पेयर्ड मेमोरी, उसकी मेमोरी जो होती है वीक हो जाएगी, वो सही से चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएगा, सही से चीज़ों को याद नहीं कर पाएगा। इन अटेंशन ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, क्या होता है वो उसके अटेंशन को हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो आसानी से वो मतलब किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल, वो कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाएगा, तो मतलब उसका जो डिसीजन मेकिंग स्किल होगा वो काफ़ी पुअर होगा। फिर आता है निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है कभी कभी जो नॉर्मल लाइन हमारी होनी चाहिए, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे अगर कम होता है तो उसको हम कहते हैं निगेटिव, उससे ऊपर जाएगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। तो निगेटिव में क्या होता है ब्लंटेड इफेक्ट, मतलब वहाँ पर इमोशंस होने चाहिए लेकिन नहीं है, मतलब निगेटिव है। इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर और जॉय, वो प्लेजर और जॉय को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, हालांकि उतना होना चाहिए, इसलिए ये भी निगेटिव में आता है। लॉस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन उसके अंदर होनी चाहिए लेकिन मोटिवेशन नहीं है, इसको कहते हैं लॉस ऑफ मोटिवेशन, ये भी मतलब निगेटिव हो गया। फिर पॉवर्टी ऑफ थॉट, मतलब उसके अंदर सोच नहीं है, कोई भी थिंकिंग नहीं आ रही उसके माइंड में, तो यहाँ पर भी ये निगेटिव में जाएगा। इसका होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब विजारे बिहेवियर, वो एक्स्ट्रा बिहेवियर करता है जो बिहेवियर नहीं करना चाहिए, तो ये पॉजिटिव में आता है। डिल्यूजन, मतलब जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में भी वो सोचेगा, उसके बारे में भी वो परसीव करेगा, तो ये होता है डिल्यूजन। ये भी होता है पॉजिटिव, मतलब वो नॉर्मल लाइन से ऊपर जा रहा है। तो बुरा तो दोनों है, निगेटिव भी बुरा है पॉजिटिव भी बुरा है, लेकिन इसको निगेटिव और पॉजिटिव कहने का मतलब बस यही है कि जो नॉर्मल लाइन से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव और कम होगा तो निगेटिव होगा। फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, मतलब ऐसे कुछ भी बोलते चले जाना, उसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, तो ये भी पॉजिटिव होगा, जितना ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा बोलना। हेलुसिनेशन में इंसान इमेजिन करता है कि उससे कोई बात कर रहा है, कोई उससे कुछ कह रहा है, वो किसी के साथ घूम रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो ये जितना नहीं सोचना चाहिए उतना सोच लिया है।
क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया और पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया में। सिंपल सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, उसका ऑनसेट जो होता है ग्रेजुअल होता है, मतलब ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होता है और ये लगभग 20 साल की उम्र से लगभग ऐसे मतलब इस राउंड फिगर में जो उम्र के लोग रहते हैं इनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका प्रोग्नोसिस बैड है, मतलब जल्दी ठीक होने के चांसेस नहीं रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा निगेटिव सिम्टम देखने को मिलते हैं। हमने सिजोफ्रेनिया में क्लिनिकल फीचर्स में उसके सिम्टम्स में पढ़ा था कि निगेटिव सिम्टम क्या होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम क्या होते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो कि एक टाइप है पॉजिटिव सिम्टम्स के, ये भी कभी कभी देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, ये 30 से 35 साल की उम्र के लगभग आसपास में होता है। इसका प्रोग्नोसिस गुड है, ये मतलब जल्दी ठीक होने के चांसेस रहते हैं अच्छे से, मतलब इसका प्रोग्नोसिस रेट बढ़िया है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है। उसको एक इंसान को लगेगा कि उसे कोई मारना चाहता है, कोई चीट कर रहा है, कोई उसको गोली मार देगा, कोई उसको पॉइजन दे देगा, या मतलब कुछ भी वो सोचता रहता है, उसको लगता है कि हर कोई उसको मारना चाहता है। फिर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इसमें इंसान को लगता है कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। वो दो लोग अगर आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ जेलिसी। डिल्यूजन ऑफ जेलिसी में क्या होता है, इंसान को लगता है कि उसका जो पार्टनर है, जो उसका लाइफ पार्टनर है, उसके लिए अनफेथफुल है, मतलब वो उसके लिए लॉयल नहीं है। उसको लगता है कि हाँ वो किसी उसके साथ चीट कर रही है। फिर आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, इंसान को लगता है कि हम बहुत ही महान इंसान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम बहुत टैलेंटेड है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझना, सुपीरियर समझना। अब आता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का जो प्रोग्नोसिस होता है बेस्ट है, सबसे बेस्ट इसका है। एज क्या होता है 20 to 25 ईयर्स, ठीक। ऑनसेट क्या होता है इसका, एक्यूट होता है। और सिम्टम्स में क्या देखने को मिलते हैं, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कैटाटोनिक स्ट्यूपर और मिक्स्ड, ये 3 तरह के इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम इसको कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कैटाटोनिक स्ट्यूपर और मिक्स्ड को 1 by 1 समझते हैं। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में क्या होता है, वायलेंट बिहेवियर। एक्साइटमेंट मतलब अप होना, ठीक है, तो इसमें सारे उसके जो भी होंगे अप होंगे। कैटाटोनिक में वायलेंट बिहेवियर, वो काफ़ी एग्रेसिव होगा और वायलेंट बिहेवियर शो करेगा, हिंसक प्रवृत्ति का इंसान रहेगा। फिर उसमें देखने को मिलता है एजिटेशन। एजिटेशन में क्या होता है, इंसान एक मतलब हमेशा उत्तेजित रहता है, मतलब हाइपर एक्टिविटी में रहता है। फिर आता है रेस्टलेसनेस, वो कोई भी कभी आराम नहीं कर सकता है, वो आराम से बैठ ही नहीं सकता, उसको एंजाइटी या फिर बोर्डम की वजह से हमेशा वो मतलब फंक्शनिंग में रहता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। फिर आता है एग्रेशन। एग्रेशन मतलब हमेशा एग्रेसिव रहना। और पीएमए, पीएमए स्टैंड फॉर साइकोमोटर एक्टिविटी, मतलब उसका साइकोमोटर एक्टिविटी जो है हमेशा उसके चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा, मतलब जो ज़रूरत से परे होता है। फिर आता है कैटाटोनिक स्ट्यूपर। कैटाटोनिक स्ट्यूपर में क्या होता है, निगेटिविज्म। इसमें निगेटिविज्म देखने को मिलता है, वो पॉजिटिव था उसमें, मतलब नॉर्मल लेवल से अप था, उसमें नॉर्मल लेवल से ऊपर था। अब इसमें कैटाटोनिक स्ट्यूपर में क्या होता है, नीचे होता है, इसमें डिप्रेशन होता है देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज पीएमए, मतलब साइकोमोटर एक्टिविटी इसमें डिक्रीज होता रहता है। और क्या देखने को मिलता है, इसमें एपैथी देखने को मिलता है। एपैथी में क्या होता है कि इंसान हमेशा सैडिस्ट मूड में रहता है, हमेशा उसका मतलब मूड एकदम डाउन ही रहता है। फिर स्ट्यूपर देखने को मिलता है। स्ट्यूपर में 2 चीज़ देखने को मिलते हैं, लैक ऑफ स्पीच और लैक ऑफ मूवमेंट। स्ट्यूपर में होता है कोई इंसान एकदम शिथिल हो जाना, कोई भी काम ना करना, एकदम शांत पड़ जाना, एकदम ठंडा पड़ जाना, ठीक है। इसमें लैक ऑफ स्पीच, वो इंसान बोलता भी नहीं है, कोई मूवमेंट भी नहीं करता है। तो ये होता है कैटाटोनिक स्ट्यूपर। इसके बाद आता है मिक्स्ड कैटाटोनिक। मिक्स्ड कैटाटोनिक में क्या होता है कि उसको दोनों सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक जो हमने कैटाटोनिक स्ट्यूपर में पढ़ा और जो हमने कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में पढ़ा, तो दोनों सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं, इसको मिक्स कहते हैं। फिर आता है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया को डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। इसका जो एज रेंज होता है 15 से 20 साल में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका जो ऑनसेट होता है वो धीरे धीरे आता है और ये क्रोनिक कंडीशन तक जाता है। इसका प्रोग्नोसिस वर्स्ट है, सबसे बेकार प्रोग्नोसिस हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया का है। इसमें ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या देखने को मिलते हैं, रिग्रेशन बिहेवियर। इसमें जो भी बिहेवियर होता है रिग्रेस, मतलब उसका बिहेवियर क्या है, एकदम सप्रेस हो चुका है, ठीक है। इसमें फिर चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है, एकदम बच्चों की तरह बिहेव करता है, अपने बॉडी को कभी भी एक्सपोज करने लगता है, वो अपने बॉडी को कभी भी एक्सपोज कर देता है। और सेंसलेस गिगलिंग करते रहता है, मतलब बिना मतलब का अपने आप में बातें करना और फिर कुछ भी करना, ठीक है। इसको कहते हैं हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। फिर आता है जो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया होता है। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया मतलब एक एपिसोड सिजोफ्रेनिया का होने के बाद कुछ सिम्टम्स बचे रहते हैं,
तो उसको हम कहते हैं रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। फिर आता है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सिजोफ्रेनिया है, क्योंकि सारे सिम्टम्स कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं, किसी भी एक के स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। फिर आता है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान को सिजोफ्रेनिया एक बार होता है, उसके बाद उसको डिप्रेशन की एक मतलब कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, ठीक है। इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, उस इंसान के साथ क्या पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या दिक्कत थी, तो उसको पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। कहीं फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको देखेंगे कि उसके मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, और फिर मतलब कोई ट्रामा से तो नहीं गुजरा है, या फिर उसके ब्रेन में कोई मतलब एट्रॉफी तो नहीं दिख रहा है, माइक्रोसेफेली तो नहीं दिख रहा है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसका, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हम लेवल पता करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या है। इलेक्ट्रोलाइट के लेवल इंडिकेट करते हैं कि हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज़ हो रहे हैं। इसके बाद आता है CT स्कैन और MRI। हम CT स्कैन और MRI से हम देखते हैं कि ब्रेन में एट्रॉफी हो रहा है कि नहीं, एनलार्जमेंट तो नहीं है वेंट्रिकल्स में। इसके अलावा सैल्कस और गाइरस जो होता है उसमें कोई एनलार्जमेंट तो नहीं है। सैल्कस जो हमारे ब्रेन में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको सैल्कस और गाइरस कहते हैं, इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी होती है तो उसको हम कहते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम CT स्कैन और MRI का हेल्प लेते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट मोडालिटी, तो इसमें हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोप्रोमाजीन, ओलेंजापाइन, क्यूटियापाइन, रिस्पाइरिडोन, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके अलावा आता है साइकोलॉजिकल थेरेपी। साइकोलॉजिकल थेरेपी में क्या हम प्रोवाइड करते हैं, अभी तक तो हमने मेडिकल थेरेपी दिया, मतलब फार्माकोलॉजिकल थेरेपी दिया, अब हम साइकोलॉजिकल थेरेपी देंगे। साइकोलॉजिकल थेरेपी में ग्रुप थेरेपी देते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल रहेगा जो सारे सिजोफ्रेनिया के कंडीशन से गुजर रहे होंगे, उनको एक साथ बिठाया जाएगा और वो सारे अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, अपने जो भी ग्रुप में मेंबर्स होंगे उनसे डिस्कस करेंगे और उसमें अपने साथ जो इंसिडेंस हुआ उसको बताएंगे, ताकि हर कोई मतलब समझ सके कि हाँ बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है और भी लोगों के साथ है, ताकि उसको पॉजिटिव वाइब्स आएँ और फिर वो अपने आप को रिकवर कर सके। तो इसको कहते हैं ग्रुप थेरेपी। फिर आता है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजारे। जितनी बार विजारे होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, उसके डेविएंट बिहेवियर को सही करने के लिए हम बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करते हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग, उसको हम सोशल स्किल का ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो सोसाइटी में आसानी से रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। जो भी सोसाइटी में जैसे किसी से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देना है, कैसे कोई भी चीज़ को परफॉर्म करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सोशल स्किल ट्रेनिंग के थ्रू उसको बताते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी इस क्यों देते हैं, यूज टू इम्प्रूव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लाइक रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्टिबिलिटी एंड करेक्शन जजमेंट। जैसे कि उसका जजमेंट सही करने के लिए, जो भी उसके अंदर जो कॉग्निटिव जो थिंकिंग एबनॉर्मलिटी उसको सही करने के लिए हम कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं। इसके अलावा फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में हम फैमिली मेंबर को हम सिजोफ्रेनिया के बारे में उसको एजुकेट करेंगे और उनको बताएंगे कि कैसे उसको घर में कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके साथ मतलब पेश आना है। इन सारी चीज़ों को फैमिली थेरेपी के अंदर रखते हैं। अब आता है साइकोसोशल रिहेबिलिटेशन। साइकोसोशल रिहेबिलिटेशन लास्ट का स्टेप है, जब सारी चीज़ें सही जाती हैं तो उसको रिहेबिलिटेशन करते हैं। एक्टिविटी थेरेपी टू डेवलप वर्क हैबिट। अब इस टाइम पर क्या करते हैं, उसको ऐसे थेरेपी देंगे, उसको मतलब एक्टिविटीज सिखाएंगे ताकि वो वर्क हैबिट डेवलप करे। वो वापस जाने के बाद वो वहाँ पे खाली ना बैठा रहे, क्योंकि खाली बैठेगा तो फिर उसको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो उसको वर्क हैबिट सिखाएंगे ताकि वो काम करे। उसको न्यू वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, मतलब उसको कोई नई स्किल सिखाएंगे ताकि वो इस हिसाब से परफॉर्म कर सके और सोसाइटी में आराम से रहे। वोकेशनल गाइडेंस देंगे उसको ताकि उसको स्किल के बारे में सिखाएंगे। उसके अलावा इंडिपेंडेंट जॉब प्लेसमेंट, उसको अगर इफ़ पॉसिबल तो जॉब प्लेसमेंट भी दिलवाएंगे